आह! प्रिंस जो मोबाइल पर गूगल मैप के ज़रिए आगे बढ़ रहा था, तभी एक दर्दनाक आवाज़ सुनकर इसके कदम वहीं रुक गए थे। उसने अपने आस-पास देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। आह! हेल्प मी प्लीज़! प्रिंस को वो आवाज़ मुख्तलिफ समझ से सुनाई दी, तो उसने अपने कदम उस जानिब बढ़ाए और झाड़ियों को हटाते हुए सामने देखने लगा। सामने एक लड़की, जिसका चेहरा वाज़िह तौर पर दिखाई न दे रहा था इस अंधेरे की वजह से, और फिर प्रिंस की नज़र इस दिन वाली लड़की पर पड़ी जो कि इसके अपार्टमेंट में घुसकर इस पर हमलावर हुई थी। उस काली कपड़ों वाली चुड़ैल को देखकर प्रिंस का गुस्सा सवेरे पर पहुंच गया। यहाँ क्या क्या हो रहा है, और अब तुम इस मासूम को मारना चाहती हो? प्रिंस ने घबराते हुए कहा, तो इस लड़की ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरिया को वहाँ देखकर प्रिंस चौंक गया। मैं खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को इस जंगल में इन लोगों के साथ पाया। फरिया ने रूहानी से ये सब बातें प्रिंस को बताते हुए इसकी जानिब देखा, जो कि आंखें मोड़े खड़ा था। फिर देखते ही देखते इसने आंखें खोलकर इनकी जानिब देखा। फरिया इसकी आंखों को पूरे नीले रंग में तब्दील होते देखकर शौकज़दा रह गई थी। तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ भूल गया हूँ? प्रिंस ने आतिशी मलका के रूबरू खड़े होकर घबरा कर कहा, तो आतिशी मलका ने सामने दरख्त की जानिब देखा तो दंग रह गई। दरख्त के नीचे और प्रिंस के आसपास बहुत सारे सफ़ेद बर्फ फैली हुई थी। मेरे अपार्टमेंट में घुसकर मुझ पर हमला करना, ये मैं भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं, समझी तुम? घबराते हुए प्रिंस ने आतिशी मलका पर हमला किया। सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी तो वो बेचैनी से इधर उधर करवटें बदलने लगा। आंखें का थक हार कर उठ बैठा और नसमची से इर्द गिर्द देखने लगा, और फिर दिमाग पर जोर देने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो उस पहाड़ की जानिब बढ़ रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सका था? फिर एक एक करके उससे कल का वाक़या याद आने लगा। जब सब कुछ उसे याद आया तो साथ में वो लड़की भी उसे याद आई, तो उसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई तो उसे अपने से थोड़े फासले पर मुकम्मल नींद की आगोश में डूबे हुए पाया, और उसे इस तरह सोते हुए देखकर उसके गाल पर एक खूबसूरत डिम्पल नमूदार हुआ। और अगर कोई इस वक्त इसके इस खूबसूरत डिम्पल को देखता तो देखता ही रह जाता। वो था ही देखने के काबिल। उसकी समुंदरों जैसी नीली आंखें, सफ़ेद रंगत और उसकी खूबसूरती को नुमाया करने के लिए इसकी मगरूर लंबी नाक उसे सबसे नुमाया करता था। शेर शेर! अचानक उसे बैठे बैठे एक शरारत सूझी, और जाकर उसने थोड़े फासले पर बैठकर उसके कानों के पास अपना मोबाइल रख दिया, और वो दम से शेर शेर चिल्लाते हुए उठ बैठी और उसे बिल्कुल अपने सामने बैठा देखकर डर के मारे पीछे हो गई। शेर तो नहीं, हाँ, एक आधा चुड़ैल जरूर है यहाँ। उसने शरारती लटों को इसके कानों के पीछे सराते हुए शरारती अंदाज में कहा, देखो मुझे कुछ मत करो वम्पायर प्लीज। फरहाना ने डर के मारे पीछे खिसकाते हुए इससे कहा, तो प्रिंस ने उसे इस तरह डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकते हुए देखा। आर यू मैड वम्पायर? और वो भी मैं? पागल हो क्या तुम लड़की? प्रिंस ने गुस्से से इसकी जानिब देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, आपकी शक्ल बिल्कुल उस वक्त वम्पायर की तरह लग रही थी। मैंने कल खुद अपने इन गुनहगार आंखों से देखा है आपको वम्पायर बनते हुए। फरिया को कल सारा वाक़या याद आया। मेरे अपार्टमेंट में घुसकर जो गलती उस दिन तुमने की थी, आज मैं इसका बदला तुमसे लूँगा, समझी तुम? उसने घबराते हुए अपने दोनों पाँव जोर से ज़मीन पर मारे तो आतिशी मलका जल्दी से पीछे होकर ज़मीन को देखने लगी, जो कि अब दो हिस्सों में तब्दील हो गई थी। और ये सब देखते हुए फरिया की तो डर के मारे जान जाने लगी थी जैसे। तो तुम्हें सब याद आ गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। आतिशी मलका ने आंखों को मजीद फैलाते हुए प्रिंस की जानिब देखते हुए पुरस्कार अंदाज में कहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उस नायाब चीज़ तक नहीं पहुंच सकती फरदान। आतिशी मलका ने अपने हाथों से एक आग का गोला बनाकर प्रिंस की जानिब फेंका, तो प्रिंस ने अपने हाथों को आगे करते हुए इसके वार को इसी पर उल्टा दिया था। आह नहीं! आतिशी मलका दर्द के मारे चिल्लाते हुए पीछे दरख्त से जाकर टकराई और नीचे बैठती चली गई, और प्रिंस ने मुड़कर फरिया की जानिब देखा, जो कि डर के मारे चिल्ला रही थी। खामोश!
ایک دم خاموش، اب تمہاری آواز آئی نا تو میں اس سے بھی بری سزا دوں گا تمہیں۔ پرنس نے اس سامنے بیٹھے ہوئے آتشی ملکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فریہ سے کہا، تو فریہ نے آتشی ملکہ کی جانب دیکھا جو کہ اب خود کو مکمل سنبھالے غبزناک تیوروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فردان! پرنس نے مڑتے ہوئے آتشی ملکہ کی جانب دیکھا جو کہ نہایت ہی تیش سے اس کی جانب دیکھنے میں مشغول تھی۔ میں تمہیں کامیاب ہونے نہیں دوں گی، یہ کہہ کر آتشی ملکہ وہاں سے غائب ہوئی اور اس کے ساتھ ہی پرنس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ فریہ جو ناسمجھی سے پرنس کی جانب دیکھ رہی تھی اسے ایک دم سے نیچے بیٹھتے دیکھنے لگی۔ تبھی پرنس اپنے ہوش و حواس کھو کر نیچے گرتا چلا گیا۔ لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں، پرنس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کل کے واقعے کو یاد کرنا چاہا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آیا، تو فریہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ایک منٹ، تم میرا پیچھا کر رہی تھی اس وقت؟ ہاں؟ پرنس نے اس کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ فریہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کیا کر رہی تھی وہاں؟ پرنس نے اس سے ڈوک ٹوک انداز میں پوچھا۔ وہ کالے کپڑوں والی لڑکی مجھے گھر سے اغوا کر کے یہاں اس خوفناک جنگل میں لے کر آئی اور تب ہی تھوڑی دیر بعد ویمپائر تم آئے تھے وہاں۔ فریہ کے پھر سے ویمپائر کہنے پر پرنس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا تو ڈر کے مارے فریہ پیچھے کھسکتی ہوئی درخت سے جا کر ٹکرا گئی تھی۔ سنو لڑکی، اب اگر تم نے پھر سے ویمپائر لفظ نکالا تو میں سچ میں ویمپائر بن کر تمہارا خون پی جاؤں گا۔ پرنس نے دونوں ہاتھوں کو فریہ کی جانب بڑھاتے ہوئے چیخ کر کہا تو فریہ ڈر کر اس سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں بولوں گی اب کو ویمپائر۔ فریہ نے ڈرتے ہوئے پرنس کی جانب دیکھا جو کہ دوبارہ اپنے منہ سے ویمپائر نکل گئی تھی۔ پھر ویمپائر، پرنس چلاتے ہوئے کہا۔ وہ غلطی سے نکل گیا۔ سوری۔ اس کے گھور کر دیکھنے سے فریہ کے منہ سے نکلتے لفظ وہیں دم توڑ گئے تھے۔ لڑکی، بہت شوق ہے نا تمہیں ویمپائر کے دیدار کا؟ پرنس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں شوق ویمپائر دیکھنے کا، بالکل بھی نہیں۔ فریہ ڈر کے مارے ہٹ کر بولی۔ لڑکی، تمہیں شوق ہو نہ ہو مجھے تو ہے ویمپائر دیکھنے کا، کہتی پرنس نے فریہ کے ہاتھوں کو تھاما اور دوسری سمت بڑھنے لگا اور فریہ کسی بے جان سی چیز کی طرح پرنس کے ساتھ چلنے لگی۔ اچھا نہیں کیا تم نے فردان! عائشہ ملکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے چلاتے ہوئے کہنے لگی اور سامنے کھڑے شیطانی طاقت اسے اس طرح چلاتے ہوئے دیکھ کر اس کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ ملکہ اپنے پہلے روپ میں آ گئی تھی۔ میری شہزادی، جب میں ہوں تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ شیطان نے عائشہ ملکہ کی پیشانی پر اپنا سیاہ ہونٹ رکھ دیے۔ شیطان کے اس طرح کرنے سے عائشہ ملکہ کی آنکھوں کا رنگ بلو سے سیاہ ہو گیا تھا۔ اب شہزادی، ہم کچھ نہیں کریں گے بلکہ اب ہمارا شیر کرے گا۔ شیطان نے عائشہ ملکہ کی جانب دیکھا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو لیکن وہ فردان مجھے زندہ چاہیے، اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ عائشہ ملکہ کے لہجے میں ایک جنون پنہا تھا، ایک آگ بھڑک رہی تھی جسے وہ سب کچھ ابھی ختم کرنا چاہتی ہو۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا ویمپائر۔ پرنس اس کا ہاتھ تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ کب سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی اور مسلسل مجھے نہیں دیکھنے کی رٹ لگائے جا رہی تھی، مگر پرنس اس کی سنے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈھم ڈھم ڈھم، تبھی زمین شدت سے ہلنے لگی اور وہ دونوں وہیں کھڑے ہو گئے۔ تبھی پرنس کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو اس نے فریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آگے بنے عجیب و غریب درخت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ فریہ نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا تو پرنس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ویمپائر۔ پرنس نے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھا تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھے کہنے لگا، دیکھو ڈرو نہیں، ویمپائر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اور تمہاری طرح مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ پرنس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے اسے سمجھایا، تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ ویمپائر نہیں ہے؟ فریہ کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو فریہ نے ایک سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سکون صرف ایک لمحے کا تھا۔ جب فریہ کی نظر سامنے کی جانب گئی تو اس کی چیخ گلے میں پھنس گئی۔ جیسے پرنس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ایک ڈائناسور کی قد جتنا
قد عجیب و غریب انسان نما درندہ کھڑا تھا۔ اب یہ کون سی نئی نسل کا عجوبہ ہے؟ پرنس نے بیزاری سے فریہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اب یہ کون سی نئی نسل کا عجوبہ ہے؟ پرنس نے بیزاری سے فریہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ فریہ کو یکدم سے اپنے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے نیچے دیکھا تو دھنگ رہ گئی۔ اپنے پاؤں پر موٹا تازہ سانپ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کی چیخ اس عجیب و غریب مخلوق کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ پاگل لڑکی، متوجہ کر لیا نا اس بلا کو؟ پرنس نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس درخت سے نکلتے ہی سامنے کی جانب دوڑ لگا دیا، اور اس عجیب و غریب مخلوق کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ فریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس مخلوق کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر اس نے پرنس سے پوچھا، یا تو ہم اس عجوبہ کا خوراک بن جائیں گے یا پھر کسی اور جانور کا خوراک۔ وہ پہلے سے ڈری ہوئی تھی، پرنس کی اس بات نے اسے اور ڈرایا۔ تبھی پرنس نے سامنے ایک بہت بڑا سا غار دیکھ کر ایک سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس غار کی جانب بڑھا۔ تھینک گاڈ! فریہ نے جب خود کو صحیح سلامت دیکھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے پرنس کی جانب دیکھا تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں لڑکی، کبھی وہ باجی اور اب یہ عجوبہ، پرنس نے جلتے ہوئے کہا اور جا کر سامنے میں بہت بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ ہاں 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 ہاں، اب اس چیز سے تم لوگ کیسے بچ سکو گے؟ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے عائشہ ملکہ نے اپنے سامنے کا داور شیشے کی جانب دیکھا جہاں ان دونوں کے عکس نظر آ رہے تھے۔ عائشہ ملکہ، یہ تو نہایت ہی خطرناک اور چالاک بادشاہ ہے، تم نے دیکھا نہیں اس نے میرے شیر کو کیسے بڑی چالاکی سے ڈچ دے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے بھی بڑی چالاکی سے شکست دے گا۔ شیطان نے عائشہ ملکہ کی اس خطرناک چیز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ نظروں سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے مگر ہے تنہائی خطرناک۔ عائشہ ملکہ نے کہکہ لگاتے ہوئے شیطان کی جانب دیکھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ فریہ کو نیند میں اپنے اوپر ایک وزنی سی شے محسوس ہوئی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے اوپر جھکے پرنس کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا رہے تھے؟ فریہ اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوششوں میں ہلکان ہو کر آخر میں چیخ اٹھی، پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح اس کے اوپر جھکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ چپ! تبھی پرنس نے اس کے بولتے ہوئے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا کہا اور پھر خود سامنے دیکھ کر اپنے ہاتھ آہستہ سے اس کے سر کی جانب لے جانے لگا جہاں ایک نہایت ہی خطرناک کالا سانپ پھنک پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پکڑ کر پرنس نے دور چھال کر اس کی جانب دیکھا جو کہ شوق کے عالم میں خود سے دور ہوتے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں تمہاری بے خبری کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ پرنس نے اس کی جانب دیکھا جو کہ اب بھی اسی حالت میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی! چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو فریہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں لڑکی، پرنس نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ اگر وہ سانپ مجھے کاٹتا تو سے آگے وہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ پرنس نے اب غور سے اس کی جانب دیکھا جو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تو یہ ہوتا کہ ایک ناگن نے دوسری ناگن پر حملہ کرتے ہوئے دوسری ناگن کو مار دیا تھا، کل خبروں میں یہی خبر چھپا ہوتا۔ پرنس نے اس کے ڈر کو کم کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کہا، کیا تم نے مجھے ناگن کہا؟ فریہ چیختے ہوئے کہنے لگی، ناگن کو ناگن نہیں کہوں گا تو کیا ایک حسینہ کہوں گا؟ پرنس نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم ہوگے ناگن، تمہارا پورا خاندان ہوگا۔ فریہ نے اس کی جانب غصے سے دیکھ کر کہا، کیا میں ناگ ہی بولتی تو میں کچھ نہیں کہتا تمہیں، تم نے تو میری جینڈر ہی بدل دی۔ پرنس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تو فریہ کو جب اپنی بات سمجھ آئی تو اس کی جانب دیکھ کر ہنسنے لگی اور پرنس اپنا سارا غصہ بھولائے اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ مجھ سے اب اور چلا نہیں جا سکتا۔ وہ دونوں برف پر مشکل سے چل پا رہے تھے، دونوں کے پاؤں برف کے اندر دھنس رہے تھے مگر وہ دونوں اختیار سے اپنے پیر برف پر جما رہے تھے کہ تبھی پرنس کو اپنی گردن پر کچھ چبھن محسوس ہوئی، جیسے پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر سوئی چبھا دی ہو۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اپنے پیچھے کسی نہ پا کر اپنے ساتھ چلتی فریہ کی جانب دیکھا جو کہ اختیار سے اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی فریہ کی نظر اس پر پڑی تو اس
ने इसकी जानिब बढ़कर उसे गिरने से बचाने की अपनी कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम होकर इसके साथ नीचे गिरती चली गई। ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? फरिया ने प्रिंस का चेहरा थपथपाते हुए कहा तो प्रिंस ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। मेरी शहजादी, तुम आ गई मुझे बचाने। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी अपने शहजादे को बचाने। प्रिंस की बहकी बहकी बातें सुनकर फरिया पीछे हटने ही लगी थी कि प्रिंस ने गुस्से से उठकर उसे कंधों से थामते हुए घबरा कर कहा, शहजादी, हम ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रिंस ने कहते ही उसे शिद्दत से अपने साथ लगाते बाजुओं का घेरा तंग करते हुए कहने लगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। फरिया मुसलसल इससे खुद को छुड़ा रही थी, मगर उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। प्लीज। हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। भागते भागते फरिया ने पीछे मुड़कर उसे देखा जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। भागते भागते वो एक बहुत ही बड़े बर्फ से टकरा कर नीचे गिरा के सामने खड़े प्रिंस को देखने लगी। जाने दो मुझे, फरिया ने रोते हुए प्रिंस से कहा। नहीं, मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस की गंभीर आवाज से सामने बने छोटे हारनुमा बर्फ नीचे गिर गई थे और ये देखकर वो फरिया और जोर से चिल्लाने लगी, देखो, डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिंस ने हाथ आगे बढ़ाई ही थे कि ये देखते ही वो फरिया बेहोश होकर नीचे गिरती चली गई और इसके साथ ही प्रिंस भी होश में आ गया। उसकी सफेद रंग की आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपने असली रंग में तब्दील होने लगी। ये क्या हुआ था मुझे, और ये लड़की बेहोश क्यों है? प्रिंस ने आगे बढ़कर फरिया का चेहरा थपथपाया, मगर इससे फरिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो वैसी ही बेसुध पड़ी हुई थी। हाँ 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 हाँ। तभी प्रिंस को अपने आसपास एक जिन्नाती कहकर सुनाई देने लगा, जैसे कोई इसकी इस हालत पर मजे ले रहा हो। प्रिंस ने उठकर गुस्से से इर्द गिर्द देखते हुए कहा, कौन हो तुम और ऐसे जिन्नातों की तरह हंस क्यों रहे हो? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। प्रिंस ने कराते हुए कहा, ये अब ठीक नहीं होगी। प्रिंस को अपने पीछे एक भयानक और खौफनाक आवाज सुनाई दी तो प्रिंस ने मुड़कर पीछे देखा तो एक छोटा सा बोनानुमा इंसान खड़ा शरारत से इसकी जानिब देख रहा था। शहजादे, वो देखो अपनी शहजादी की जानिब। इस बोने ने प्रिंस को फरिया की जानिब मुतवज्जो किया तो प्रिंस ने मुड़ते हुए फरिया की जानिब देखा। ये क्या? प्रिंस ने फरिया के जिस्म को बर्फ में बदलते हुए देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, शहजादे, ये तुम्हारी खुद की गलती है। तुम जानते भी थे कि अगर तुम्हारी इन खूबसूरत नीली आंखों की जानिब कोई भी इंसान देखता है तो वो बर्फ की मूरत बन जाता है। इस बोने ने प्रिंस की जानिब देखते हुए कहा, रोहीन बाबा, ये मैंने क्या कर दिया? प्रिंस ने सामने दरख्त की जानिब देखते हुए इस बोने से कहा तो वो बोना प्रिंस की जानिब हैरत से देखने लगा और देखते ही देखते इस बूढ़े बोने की आंखों में से आंसू फिसल के नीचे बर्फ पर गिरा। अजला बारी की शक्ल इख्तियार करने लगे। फरदान बाबा, बूढ़े बोने ने आंसुओं को साफ करते हुए प्रिंस की जानिब देखकर कहा तो प्रिंस ने हाँ में सर हिलाते हुए इनको यकीन दिलाया। इस दौरान रोहियान बाबा में और सारा शहजादी खेलने वाले कमरे उस दिन रोहान बाबा, मैं और सारा शहजादी खेलने वाले कमरे में तलवारबाजी खेल रहे थे कि तभी सामने कमरे में से एक अजीब और गरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ हमें जैसे इस कमरे में कोई कुछ पढ़ रहा हो तो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर हम और सारा उस कमरे के अंदर गए तो वहाँ इन्हें देखकर हम दोनों दंग रह गए। कौन किसकी बात कर रहे हैं आप शहजादे? रोहान बोने ने फरार की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं रोहान बाबा, ये मैं वक्त आने पर इस गद्दार का चेहरा मैं खुद एक बादशाह की हैसियत से सबके सामने लाऊंगा, लेकिन अभी मुझे इस नायाब चीज़ को ढूंढना है रोहान बाबा। लेकिन प्रिंस ऑफ फरदान ने फरिया की जानिब परेशानी से देखा तो रोहान बोने ने प्रिंस की पहचान चेहरे की जानिब मुस्कुराते हुए देखा। आह, तो शहजादे, ये हमारी मलका है। मगर रोहान बोने ने शरारत से प्रिंस की जानिब देखते हुए आखिर में मायूसी से प्रिंस की जानिब देखा। मगर क्या रोहान बाबा बोले? प्रिंस ने बेचैनी से रोहान बोने की जानिब देखा। मगर ये शहजादी कि ये इंसान है और ऊपर से इस हालत में है। मायूसी से रोहान बाबा ने प्रिंस की जानिब देखते हुए कहा। मगर कुछ हल तो हो सकता है रोहान बाबा। प्रिंस ने रोहान बाबा की जानिब देखते हुए पूछा। सिर्फ एक हल है शहजादे, रोहान बोने ने शरारत से प्रिंस की जानिब देखते हुए कहा। वो क्या रोहान बाबा, जल्दी बोलें।
प्रिंस ने जल्दी से कहा और उसकी जल्दबाजी को देखकर रोहान बोना मुस्कुराने लगा। इसका हल निकाह है शहजादे। रोहान बोन ने प्रिंस को अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर कहा, ऐ शैतानी ताकतें, मुझे इतना ताकत दे कि मैं इससे मुकाबला कर सकूं। अचानक से स्याह जमीन दो हिस्सों में तकसीम होने लगी और फिर देखते ही देखते जमीन के अंदर से बहुत बड़ा पहाड़ नुमा बर्फ निकलने लगा और सामने खड़ा एक नहायत ही अजीब और गरीब शक्ल वाला शख्स। ये देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए अपने हाथ और बुलंद करने लगा। ऐ शैतानी ताकतें, मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर बना। अचानक से उस शख्स की आंखें स्याह और नीले रंग में बदलने लगी और इसका जिस्म बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा और उसे देखकर इसके साथी खौफजदी के आलम में इससे दूर होने लगे। ऐ शैतानी जिन्नात, मुझे इतना ताकत देख के मैं उसे अपना गुलाम बनाऊं। तभी वो बुलंद आवाज में कोई मंत्र पढ़ने लगा और तभी उसने एक शख्स को सामने करते हुए कहा, ऐ शैतानी ताकतें, मैं इस इंसान को पेश करता हूँ आपकी खिदमत में जो कि गुनाहों में ही पला बड़ा है। इस शख्स ने एक शख्स को इस मुजस्मे के सामने खड़ा करते हुए बुलंद आवाज में कहा। वो शख्स सामने की जानिब देख रहा था। अगर उसे पता होता कि इसके साथ क्या होने वाला है तो वो खौफ के मारे बेहोश पड़ा होता, मगर वो अपने होश में होता तो समझता। उसे इस शख्स ने अपने जादू के जोर पर हिप्नोटाइज करके इसका दिमाग अपने काबू में किया था। अब वो जो चाहे कर सकता था इसके साथ। तुम वहाँ इस दुनिया में जाओगे और उसको यहाँ मेरे पास लेकर आओगे। उस शख्स ने अपनी आंखें बंद करते हुए इसके सर पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र पढ़कर आखिर में इससे कहा, जो हुक्म आका, मैं ऐसा ही करूँगा। उस शख्स की आंखें बिल्कुल स्याह हो गई थीं। शाबाश मेरे शेर, अब जाओ यहाँ से और उसको लेकर ही यहाँ आओगे तुम। उस शख्स ने फिर दौड़ते हुए कहा, तो ये तुम हो जो मेरी सुल्तनत को बर्बाद करने वाले शैतान। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत बनाता हूँ। प्रिंस ऑफ फरदान की आंखें कहर से नीली और सर्द लहजा सर्द सपाट होने लगा, जैसे देखकर सामने खड़े शख्स के डर के मारे माथे से पसीना छूट गया, जिसे देखकर प्रिंस तंजिया मुस्कुराने लगा। आतिशी मक्का, तुम खड़ी क्यों हो? खत्म करो इस ना होने वाले बादशाह को। तुम्हें क्या लगा फरदान बादशाह मैं तुमसे डर जाऊंगा? ये मेरे जीते जी नामुमकिन है कि मैं डरूंगा, वो भी तुमसे जैसे बर्फज़ादे से। हा 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 हा। आखिर में मकबूल हंसी हंसते हुए वो शैताना अंदाज में कहने लगा, तो फरदान भाई जान, आपको किस तरह मरना पसंद है, जल कर या जलाकर? आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम प्रिंस की जानिब बढ़ाते हुए उसने सामने खड़े प्रिंस से मुखातिब हुई। मुखातिब वो प्रिंस से थी, लेकिन देख इस शैतान सिर्फ इंसान को तंजी अंदाज में रही थी। मेरी प्यारी बहना, मुझे तो बर्फ से खेलना ज्यादा पसंद है। चलो आज कुछ नया खेल देखने को मिलेगा मुझे बहना। इसी बहाने प्रिंस ने अपने सामने खड़ी अपनी इस बहन की जानिब देखा, जो कि इस मुश्किल घड़ी में भी इसके साथ हर जगह मौजूद थी। क्यों डियर शैतान साहब, कैसा लगा हमारा ड्रामा? हमें तो बहुत अच्छा और बहुत शानदार लगा। आतिशी मलका ने शरारती अंदाज में इसकी जानिब देखते हुए कहा, तुम इस ना होने वाले बादशाह की बहन हो? उस शैतान शख्स ने अपनी आंखें हैरत से फैलाते हुए कहा। उस शख्स इस तरह आंखें फैलाते हुए वो तन्हाई मजाकिया ख्याल लग रहा था। क्या तुम्हें कोई शिकायत है और इस बात से कि मैं इस ना होने वाले बादशाह की बहन निकली? आतिशिया मलका ने कहका लगाते हुए इसकी जानिब देखा, जो अब के दोनों को अपनी स्याह आंखों से घूर रहा था। तो चलो तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है हमारा ड्रामा सुनने का। मेरी प्यारी सी चुड़ैल बहना, उसे ड्रामे में सुनाओ या तुम सुनाओगी? प्रिंस ने शैतान से कहते ही आखिर में शैतानी अंदाज में आतिशा मलका की जानिब देखकर पूछा, भाई आप बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे? पहले भी चुड़ैल, अब आतिशी मलका ने मुंह बनाते हुए कहा। तो प्रिंस ने इसके मुंह फैलाने पर एक जोरदार कहका लगाया। चलो बहना शुरू करो, हम इस मेहमान को और इंतजार की सूली पर लटका नहीं सकते, क्योंकि ये अच्छा सलूक नहीं है। मेहमान को बुरा भी तो लग सकता है। प्रिंस ने आतिशी मलका से कहा, कहकर उस शैतान की जानिब देखा जो इन दोनों को बुरी तरह से घूरे जा रहा था। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, चल कर बाबा जान से इस बात का जिक्र करते हैं। इस वक्त वो दोनों खेल के कमरे में बैठे हुए थे। तभी फरदान की जानिब देखते हुए उसकी बहन ने डरते हुए कहा, मेरी प्यारी बहना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर डर किस बात की? डर उससे भी लग रहा था, मगर इसके सामने जाहिर किए बिना वो उसे तसल्ली देने लगा
کہ تبھی انہیں ساتھ والے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جسے سن کر فردان تو اٹھ کر ایسا سے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھا اور وہ بھی ڈر کے مارے جلدی سے فردان کے پیچھے بڑھنے لگی۔ بھائی یہ کس چیز کی آواز تھی؟ فردان کی جانب دیکھتے ہوئے مریانہ نے ڈرتے ہوئے کہا، تو فردان نے اس کی خوف سے سفید پڑتی رنگت کی جانب دیکھا۔ ماری سویٹی، بابا نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو کہ جب انسان کو ڈر محسوس ہونے لگے تو پہلے وہ کس کو یاد کرنا چاہیے؟ ہمیں ظاہر سی بات ہے ماری، ہمیں اپنے اس پاک ذات کو جس کا کوئی شریک نہیں۔ فردان نے اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے بابا کے کہے گئے لفظوں کو دہرایا تو اس کی بات کو سن کر وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ بالکل بھائی، ہمیں اس پاک ذات کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ پاک ذات ایک سچ ہے اور باقی سب کچھ فانی ہے۔ سب کچھ بھائی، انسان آخر یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا فانی ہے؟ ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا بھی ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ منو مٹی تلے دب جائیں گے اور سمندروں کے پانی سوکھ جائیں گے۔ انسان بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سب باتیں وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس پاک ذات کے قریب ہو نہ ہے بھائی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ اپنی بات پوری کر کے آخر میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنی اچھی باتیں بھی کرنا جان گئی ہے۔ فردان نے کہتے ساتھ ہی آخر میں شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اچھا گھورو مت، اب ہمیں اس کمرے میں اس آواز کا پتہ لگانا ہے کہ کس کی چیز کی آواز ہے آخر یہ۔ فردان نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کمرے کی جانب دیکھ کر کہا، اے شیطانوں کے شیطان، مجھے طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور بنا۔ جب فردان نے اس کمرے کا دروازہ واق کیا تو سامنے ایک شخص سیاہ لباس میں اپنا چہرہ سیاہ کپڑوں سے چھپایا عجیب طرح سے آوازیں نکالے کہہ رہا تھا، بھائی یہ آواز؟ مریانہ نے حیرت سے فردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حیرانگی تو اسے بھی ہوئی اس آواز کو سن کر۔ بے یقینی سے کیفیت میں مطلبہ وہ اس شخص کی جانب بڑھا، اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ ہاں بولے، کیوں کیا؟ فردان نے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے زور سے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ شخص جو اپنی آنکھیں بند کیے اپنا پورا جسم ہلائے کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا، فردان کے نقاب ہٹانے سے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو کہ دکھ سے اس شخص کی جانب دیکھ رہا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں ان کا اپنا باپ تھا، اس ریاست کا بادشاہ، جس کی بادشاہت فردان کے 20ویں سالگرہ کے موقع پر ختم ہونے والی تھی۔ ہاں 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 ہاں، اچھا ہوا میرے دونوں بچوں نے اپنے اس شیطان باپ کو شیطانی چہرہ دیکھ لیا، اور اب مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کہکا لگاتے ہوئے آخر میں فردان کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ فردان نے ان کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو اسے وہاں کچھ الگ نظر آ رہا تھا، ان آنکھوں میں کسی کا عجیب و غریب چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تم ہمارے بابا نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں، بولو کہاں ہے ہمارے بابا، بولو۔ شیطان انسان، ہمیں کیوں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان سے بولو مردود۔ فردان نے غصے سے اس شخص کو پیچھے کی جانب دھکیل کر نفرت سے دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، ہاں 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 ہاں، بہت ہوشیار نکلے تم چھوٹے بادشاہ۔ ہاں، میں تم لوگوں کا باپ نہیں ہوں، بلکہ اس محل میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں اس سب کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ چھوٹے بادشاہ، تمہیں وہ نوکر تو یاد ہوگا نا جس کو تمہارے اس نام نہاد باپ نے یہ کہہ کر اس محل سے اس ریاست سے بھی نکلنے کا حکم دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نوکر نے ایک چھوٹی سی چوری کی تھی؟ اس شخص نے نفرت سے فردان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فردان کو وہ نوکر یاد آیا جس نے ان کے خاندانی قیمتی پتھر کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں جب وہ پکڑا گیا تو اسے اس محل سے بھی اور ریاست سے بھی نکلنے کا حکم اس ریاست کے بادشاہ نے دیا تھا۔ تم اسے ایک چھوٹی سی چوری کرا دے رہے ہو شیطان انسان۔ وہ اس ریاست کا سب سے قیمتی پتھر ہے، جس کسی کے بھی ہاتھوں میں بھی گیا وہ قیمتی پتھر تو وہ ایک طاقتور جنگجو بن جائے گا۔ فردان نے نفرت سے اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے مریانہ کو اوپر اٹھایا۔ فردان کی نظر جب مریانہ کی جانب پڑی تو اس نے غصے سے اس شخص کی جانب بڑھتے ہوئے اسے
अपने छोटे हाथों से पीछे धक्का दिया तो फरदान की इस तरह करने से वो शख्स संभल ना सका और दूर जा गिरा और मरियाना इस शख्स के लगाए गए आग पर गिर गई जो उस शख्स ने इस घटिया काम के लिए भड़काया था। और ये देखकर फरदान चलाते हुए मरियाना की जाने बढ़ा। हा 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 हा, अब ये लड़की तुम्हें पहचान नहीं पाएगी क्योंकि ये एक मामूली आग पर नहीं बल्कि काले जादू के जरिए बनाई गई आग पर गिरी है। अब ये लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है जो कि ना आने के लिए। इस शख्स ने मकरूर हंसी हंसते हुए फरदान के सामने खड़े होकर कहा, और अब छोटे बादशाह तुम्हारी बारी है याददाश्त खोने की। हा 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 हा। आखिर में शैतानी हंसी हंसते हुए उस शख्स ने फरदान के माथे पर अपना हाथ रखते हुए कुछ बुड़बुड़ाने लगा और उसके इस तरह करने से फरदान की आंखें बोझल होने लगी और फिर देखते ही देखते वो नीचे गिरता चला गया। और उसे नीचे गिरते हुए देखकर उस शख्स ने तंज़िया अंदाज में कहा, छोटे बादशाह, अब मेरी काली शैतानी ताकतें तुम्हें एक ऐसी जगह पर छोड़ देंगी जहाँ तुम सिर्फ इस दुनिया के बादशाह होगे और मैं तुम्हारी इस ना होने वाली रियासत का बादशाह। हा 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 हा। उस शख्स फरदान को अपने काले जादू के जोर पर उठाते हुए उसे उस दरवाजे की जानिब बढ़ा जो फरदान के आगे बढ़ने से और भी रोशन होने लगी थी। तुम आज फिर आई हो मुझे परेशान करने। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारा भाई फरदान नहीं हूँ। मेरा नाम प्रिंस एडुटेक्ट है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अगर यकीन नहीं आता तो ये न्यूज़ देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा फरदान भाई नहीं बल्कि प्रिंस एडुटेक्ट हूँ जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह भी माना जाता है। मुझे ये लंदन का एक सुनसान सड़क था जहाँ पुलिस अपनी कार के सामने इस पागल लड़की को आते हुए देखकर कार का दरवाज़ा गुस्से से खोलते हुए बाहर निकलकर इस पागल लड़की के सामने खड़ा होकर चीखने वाले अंदाज में कहने लगा, आप मेरे भाई फरदान हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अपनी कलाई पर बने इस निशान को देखें तो आपको यकीन आ जाएगा कि आप मेरे फरदान भाई ही हैं। इस लड़की ने अपनी कलाई उसके सामने करते हुए कहा तो प्रिंस ने गुस्से से सुर्ख नजरें उसकी कलाई पर जमी जहां एक ताज नुमा टैटू का निशान था। और वो टैटू भी आम टैटू की तरह नहीं था, वो टैटू बिल्कुल मुख्तलिफ बनी हुई थी। तभी इस लड़की ने अपनी कलाई प्रिंस के माथे की जानिब ले जाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ पढ़ने लगी और प्रिंस पहले उसे घूरने लगा फिर उसे गौर से देखने लगा और इसी देखा देखी में वो बेहोश होकर नीचे गिरता चला गया। फरदान भाई, इससे आपकी याददाश्त फिर से वापस आ जाएगी और इस शैतान शख्स को ये भी अंदाज़ा नहीं कि हम दोनों मामूली इंसान नहीं बल्कि हम दोनों ताकतवर इंसान हैं और इस शैतान के इस मामूली जादू से हम अपना असल खो देंगे। ये सोचकर शैतान ने अपने लिए ठीक नहीं किया। प्रिंस की पेशानी पर बिखरते बालों को हटाते हुए उस लड़की ने प्रिंस की कलाई को थाम कर इस निशान को मुस्कुराते हुए देखा। अब तुम्हारी खैर नहीं शैतान शख्स, अब मेरा शेर भाई अपने होश और हवास में जो आ चुका है। अब तुम्हारी रियासत में तुम जैसे गद्दार इंसान नहीं बचेंगे। एक एक करके हम बदला लेंगे तुमसे मरदूद इंसान, एक एक करके। बस भाई जाग जाए तो तुम्हारी खैर नहीं। इस लड़की ने किसी को मुखातिब करते हुए कहा जैसे वो शख्स इसके सामने खड़ा इसकी बातें सुन रहा हो। मारीना, उसे होश आती ही जो शख्सियत सामने खड़ी नजर आई उसे देखकर उसके होंठों से ये नाम अदा हुआ जिसे सुनकर सामने खड़ी शख्सियत की आंखों से सैल रवां बहने लगा और उसे रोते हुए देखकर वो झट से अपनी जगह से उठकर इसकी जानिब बढ़ा। आज के बाद मैं अपनी छोटी सी चुड़ैल बहन की आंखों में आंसुओं का सैलाब भी नहीं आने दूंगा। फरदान उफ। प्रिंस ने मारीना की आंखों से बहते अश्कों को साफ करते हुए आखिर में शरारत से इसकी जानिब देखकर कहा, भाई आप कभी नहीं बदलेंगे और ना ही बदलना। आपको समझे वरना मैं ना आपको जला दूंगी कसम से। माराना ने इसके मजबूत बाजुओं पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा तो उसने मसमूई कहा भरते हुए कहा, हाय मेरी जालिम चुड़ैल बहन, बहुत जोर से मारा तुमने अपने इस मासूम भाई को। क्या मासूम? ये हो ही नहीं सकता भाई। उस दिन जब मैं आपके अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो मुझे आपके कमरे में पता है आपकी बेशर्मी का सामान मिला। मरियाना ने शरारत से आंखें
पटपटाते हुए प्रिंस ऑफ फरदान की जानिब देखा, जो कि इसकी जानिब आंखें फाड़े देख रहा था, और वो इस तरह मरियाना को देखते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। मरियाना को तभी फरदान ने अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। तुम चोर भी हो मेरी छोटी सी चुड़ैल। वो भी आखिर इसका ही भाई था, कैसे अपनी हैरत इस पर जाहिर करने देता। वल्ला उसने भी बिल्कुल मरियाना की तरह शरारती अंदाज में इसे चुड़ैल कहा, और जानता था कि मरियाना चुड़ैल लाल से कितना चिढ़ती है। भाई आपने मुझे चुड़ैल कहा, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं उसको आपके खिलाफ करके रहूंगी, देखना अब। मरियाना ने चिल्लाते हुए फरदान से कहा। चुड़ैल किसको मेरे खिलाफ करोगी? सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराकर फरदान ने मरियाना के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखकर पूछा, वही जो आपकी मासूमियत की गवाह, जो आपके कमरे में आपकी दीवार पर बहुत ही शान से आवेजा है, और भाई जैसे आपकी पसंद को दाद देनी पड़ेगी। वल्लाह क्या कुदरत की हसीन शाहकार है वो। भाई मरियाना ने फरदान की जानिब देखते हुए उससे कहा, चुड़ैल बहन तुम किसी शाहकार की बात कर रही हो? मैं नहीं समझा। एक मिनट, तुम कहीं उस तस्वीर की बात तो नहीं कर रही चुड़ैल बहना? फरदान ने चीखते हुए कहा, तो मरियाना ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। और आप बेफिक्र रहें भाई, मैं उस शाहकार को ढूंढ कर आपके सामने खड़ी करूंगी इंशाअल्लाह। मरियाना ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। प्रिंस क्यों, क्या तुमने ऐसा क्यों? एक शख्स नहायत ही खूबसूरत मूर्ति के सामने खड़ा उसे छू कर जैसे इस मूरत के अंदर एहसास से आरी वजूद को महसूस करने लगा हो, मगर वो एहसास से आरी वजूद उसे महसूस कर सकती थी, देख सकती थी, मगर उसे छू नहीं सकती थी। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होता तो वो कभी भी इस शख्स से जिद ना करती उस चीज़ के लिए, जो कि उस शख्स के साथ साथ उसके लिए भी नुकसान का बासत बन चुका था। प्रिंस ये दूरी तुमने ही कायम की है, तो अब ये आंसू क्यों? उस मूर्ति की आंखों से सैलवा बहते देखकर वो कहने लगा, जो कि इस मूर्त की आंखों से बहकर फिर से बर्फ की शक्ल इख्तियार करने लगा था। तुम्हें पता है प्रिंस, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे क्या फीलिंग महसूस हुई थी? मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक हसीन जिंदगी से इस पाक ज़ात ने फिर से नवाजा। तुम यकीन नहीं करोगी कि मुझे ऐसा शख्स जो इस इश्क को वक्त का ज़यान समझता था, और आज देखो वही शख्स महबूब के सामने खड़ा उसे इस हालत में देखते हुए तकलीफ महसूस कर रहा है। बेइंतहा तकलीफ हो रही है मुझे तुम्हें प्रिंस इस तरह देखते हुए, और मैं तुम्हें प्रिंस इस तरह देखते हुए, और मैं इस रियासत का बादशाह फरदान और तुम्हारा प्रिंस बेबसी से खड़े सिर्फ ये सब देख रहा हूँ। फरदान ने फरिया के चेहरे की जानिब अपने हाथ बढ़ाते हुए उसका चेहरा छूते हुए अपनी आंखें बंद करके जैसे उसे महसूस करने लगा, और फरदान के छूने से इस मूरत में कुछ हलचल होने लगी। जैसे महसूस करके फरदान ने अपनी आंखें खोल कर फरिया की जानिब देखा तो देखता ही रह गया। वो मूर्ति आहिस्ता आहिस्ता से पिघलने लगी और फिर देखते ही देखते वो गिरने वाले अंदाज में इसके कंधों से आ लगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ? अपना नाम तक, और अपनी बहन मरियाना को भी? तो ये तुम्हारी पहली गलती, और इस लड़की को मामूली तस्वर करके ये तुम्हारी दूसरी गलती। और दूसरी गलती मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस वजह से वो लड़की ख़ास है। और सबसे आखिर में तुम्हारी गलती ये थी कि तुम मरियाना को सही से पहचान ना पाए। फरदान इस शैतान को वो सब चीज़ें क्लियर करते हुए आखिर में अपनी और मरियाना की याददाश्त कैसे आई ये राज भी बता दिया उसने। और ये सब सुनकर वो शैतान हैरत सा इसकी जानिब देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर भी हार मान जाऊंगा तुमसे ना होने वाले बादशाह? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ना कभी शैतान हार मानता है और ना ही किसी को जीतने देता है। शैतानी मुस्कुराहट लबों पर लाकर इस शैतान ने फरदान को ऊपर की जानिब देखने का इशारा किया, तो फरदान की जब नजरें ऊपर उठी तो उठती ही चली गई। फरिया को ऊपर आसमान की बुलंदियों पर देखकर उसने गुस्से से शैतान की जानिब देखा, जो मकरू हंसी हंसते हुए इसकी जानिब देख रहा था। यही है ना मेरी दूसरी गलती, ना होने वाली रियासत की बादशाह? फरदान की जानिब देखकर शैतान ने फरिया
की जानिब इशारा करते हुए पूछा तो फरदान ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए शैतान की जानिब एक बर्फ़ का तूफ़ान बनाया और वो शैतान इस अचानक आफत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुमने इसका इस्तेमाल करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा मेरी तरफ से ये था तुम्हारे लिए। च च च च अब तुम पागलों की तरह गलियों में बच्चों के छेड़ने पर ही गुजारा गुजारा गुजरोगे। और मैंने कहा था ना कि दूसरी गलती तुमने इस लड़की को मामूली जान के की है जो कि बिल्कुल भी मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक नायाब तोहफा है इस रियासत के लिए और मेरे लिए। ये वही नायाब चीज़ थी जिसका हमारे अलावा तुम जैसे शैतान भी तलाश कर रहे थे जो कि आखिरकार हम जैसे नेक फितरत के हाथों में आ गई है। फरदान ने अपने नीले बर्फ जैसे सख्त आंखों को शैतान की आंखों से टकराते हुए सख्त लहजे में कहा और वो शैतान जो इसकी आंखों को यकदम से अपनी आंखों की जानिब आते हुए देखकर अभी वो अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि अपने जिस्म में जलन महसूस करते ही अपनी आंखें पूरी तरह से खोले फरदान की जानिब देखने लगा और इस तरह देखने से वो बर्फ़ के मूरत की सूरत इख्तियार करने लगा और इसके साथ ही एक शैतान का साया इस रियासत से ख़त्म होने लगा जिसकी वजह से हर तरफ सफ़ेद रंग छा गया। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता से छटने लगा। फरिया माई प्रिंसेस प्लीज़ अपनी आंखें खोलो प्लीज़ वरना मैं मर जाऊंगा इस सदमे से। जान प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। फरदान अपने शानदार कमरे की जहाज़ी साइज बेड की जानिब बढ़ते हुए फरिया के बेजान वजूद की जानिब देखते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, भाई डॉक्टर ने कहा है कि अब दवा ही फरिया भाभी के लिए दवा की तरह काम आएंगी। अब हमें सिर्फ इनकी मोहब्बत व सेहत व तंदुरुस्ती के लिए इस बारे ताला से रुजू करना चाहिए। मरियाना ने इसकी मजबूत कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुम ठीक कह रही हो मरियाना, मुझे इस कागजात से ही रुजू करना चाहिए। ये कहकर फरदान उठकर और वुज़ू करने वाशरूम की जानिब बढ़ गया और मरियाना ने फरिया की जानिब देखा जो बेखबर मौत की वादी की जानिब बढ़ रही थी। ए बुलंदियों के बादशाह, ए अल्लाह, तू ही इंसान के दिलों का हाल जानता है, तू ही इंसान की हर गलती को माफ़ करने वाला, मेरी भी गलतियों को माफ़ कर दे। ए मेरे रब, मुझे मेरी फरिया से मिला दे, मुझे उसका महरम बनाना नसीब फरमाए। मेरे रब ताला, मेरे दिल को शैतान के शर से बचाना। पाक हमें हमेशा खुशहाल और आबाद रखना, आमीन। वो आसमान की बुलंदियों की जानिब देखते हुए दुआ की सूरत में हाथ उठाए रब ताला से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, फरिया की ज़िंदगी और इसका साथ मांग रहा था। और वो रब ताला अपने बंदे को आजमाइश देता है तो इस बंदे की सब्र को देखता भी है, और इस बंदे की आजमाइश ख़त्म होने के बाद उसे एक रोशन और चमकदार दिन भी अता करता है वो रब ताला। ये प्रिंस किसका नाम है आप में से? डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में से निकलते ही इन सब की जानिब देखते हुए कहने लगा। तो मरियाना जो सामने खड़ी डॉक्टर की बात सुन रही थी तो इसने अपने कदम अस्पताल की छोटे से मस्जिद की जानिब बढ़ाए और जाकर इस छोटे से मस्जिद के अंदर दाखिल होकर सामने देखने लगी तो फरियाद सजदे में गिरा हुआ था। भाई खुशी की बात है, फरिया भाभी ने होश में आते ही पहला नाम आपका लिया है। जब उसने नमाज अदा करती ही उसने अदब से जाए नमाज सामने टेबल पर रख कर इसकी जानिब देखा तो मरियाना ने भी खुशी से चूर लहजे में इससे कहा तो उसकी बात सुनकर इसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। क्या तुम ठीक कह रही हो मरियाना? फरदान ने खुशी से मरियाना के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे घुमाते हुए कहा तो मरियाना ने हंसते हुए अपना सा हाँ में हिलाया। खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे तुम? ये लफ्ज़ फरदान को याद आती ही वो एक बार फिर सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। प्रिंसेस, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीती जी मर जाता। फरदान ने फरिया की जानिब देखा जो उसे हैरत से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स अब कौन सा नया ड्रामा रचा रहा है। पहली बात, मिस्टर प्रिंस, मेरा नाम फरिया है, प्रिंसेस नहीं समझे। और मुझे कुछ होता भी तो तुम किस खुशी में जी मरते। हाँ बोलो मुझे मिस्टर प्रिंस। फरिया इस हालत में भी इससे लड़ने से बाज ना आई और फरदान इसकी चलती ज़बान को हैरत से देखने लगा और फरदान को हैरानी से फरिया की जानिब तकते हुए पाकर मरियाना हंसी जब्त किए बाहर की जानिब बढ़ गई थी।
मैं किसी भी सरिया को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस को जानता हूँ जो कि इस हालत में मेरी वजह से पहुंची है। और रही बात जीते जी मरने की, ये मेरा और मेरी प्रिंसेस का मामला है। फरदान ने भी इसी के अंदाज में कहा। और अब हैरानी की बारी फरिया की थी। एक मिनट मिस्टर प्रिंस, तो फिर ये तुम कब से पागलों की तरह प्रिंसेस प्रिंसेस कर रहे थे? वो सब क्या था? हाँ, फरिया ने गुस्से से फरियाद की जानिब देखते हुए कहा। वो सब मेरा मोहब्बत भरा अंदाज था माई प्रिंसेस। फरदान ने फरिया की जानिब देखते हुए शरारत कहा। तुम क्या किसी रियासत के शहजादे हो जो इस तरह मुझे बार बार प्रिंसेस कह रहे हो? अब तो मुझे भी फील हो रहा है कि मैं एक शहजादी हूँ। फरिया ने फरियाद फरिया ने फरदान की जानिब देख कर कहा। मलका हो लेकिन मेरे दिल की, और शहजादा तो नहीं बल्कि जल्द बादशाह ज़रूर बन जाऊंगा किसी रियासत का। फरदान ने महफूज के अंदाज में फरिया की जानिब देखते हुए कहा। बड़े आए खुद को किसी रियासत का बादशाह मानने वाले। फरिया ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। आज मैं आपको इतना खुश देख रही हूँ जो पहले कभी नहीं देखा था आपको इतना खुश। हमने खैर से आज क्या कोई बड़ी महफिल जमाई गई है यहाँ? आज इस रियासत में खुशियों के मौसम खिल उठे थे। हर तरफ फूल ही फूल और खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी, और ये सब अपने नए बादशाह की ताजपोशी के लिए। इस रियासत के लोगों ने अपनी खुशी के लिए इतना खूबसूरत एहतमाम किया था, और वो अपने शाही कमरे की बुलंद खिड़की के सामने खड़ा बाहर का मनाजिर देख रहा था। और तभी उसे अपने कंधे पर एक नरम सी चीज़ महसूस होती हुई इसने मुड़कर देखा तो सामने इसकी मलका खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज हमारे लिए एजाज़ का दिन है हमारी प्यारी सी मलका, एक आपको पाने की और एक इस रियासत के लोगों की मोहब्बत पाने की। उसने उसके दोनों हाथों को थामते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए उससे कहा, तो वो इसकी नज़रों की ताब न आते हुए अपनी नज़रें नीचे झुका गई, और इसकी इस हरकत पर वो जानदार कहका लगाकर और सामने लगे शीशे पर नज़र आते अक्स को देखने लगा। अब और कितना मुझे फॉर्मल बनना होगा प्रिंस एडवोकेट? फरिया ने शरारत से उसे एडवोकेट कहते ही इसकी जानिब देखा, जो कि इसकी जानिब आंखें फाड़े देख रहा था, और उसे इस तरह अपनी जानिब देखते पाकर वो यकदम से कहका लगाने लगी। और फरदान को लगा जैसे इसके आसपास रोशनी बिखर गई हो। कोई हंसते हुए भी इतना खूबसूरत लग सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। और जिस फील्ड में वो इस दुनिया में था, उस फील्ड में इसने खूबसूरत और दिलकश लड़कियां अपने आसपास देखी थी, मगर इसकी तरह मासूमियत इसने किसी में नहीं पाई थी जो पहली मुलाकात में इसमें फरदान को दिखाई दी थी। और वो जो किसी भी एहसास से को महसूस नहीं करता था, और इस एक लम्हे में उसने जाना कि इश्क एक ऐसी एहसास है जिससे इंसान खुद का भी नहीं रहता बल्कि अपने महबूब का होकर रह जाता है। कहाँ खो गए मेरे सुल्तान के बादशाह, सल्तनत के बादशाह? इसकी आंखों के सामने हाथ को लहराते हुए फरिया ने मासूमियत से अपनी मोटी आंखों को पटपटाते हुए कहा। इसके इसके मेरे सल्तनत के बादशाह कहने पर उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आकर ठहर गया। जैसे पलकें झपकाए वो मोहब्बत जद रहकर देखने लगी। ऐ कहाँ खो गई मेरी सल्तनत की मलका? फरदान ने इसी की तरह शरारत से आंखें फड़फड़ाते हुए कहा, तो उसने घूर कर उसे देखा जो कि इसकी इस तरह घूरने पर कहका लगाने लगा। अगर आप लोगों का ये मेलो ड्रामा ख़त्म हो गया है तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो दोनों जो एक दूसरे में खोए हुए थे कि इस आवाज़ पर होश की दुनिया में आती इन दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ दरवाजे के बीचों बीच मरियाना खड़ी इन दोनों को अपनी खूबसूरत आंखों से शरारती अंदाज में देख रही थी। चुड़ैल, तुम जब भी आना गलत वक्त पर ही आना, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी तुम? फरदान का सारा मूड इसके आने से ख़राब हो गया था, और मरियाना की जानिब देखकर उसने गुस्से से कहा था, अगर मैं थोड़ी देर बाद आती तो फिर मैं अकेले नहीं बल्कि बादशाह सलामत आपकी इस सल्तनत के लोगों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाती। मरियाना ने सामने बुलंद पहाड़ खिड़की की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो इन दोनों ने नीचे बहुत से लोगों का हजूम देखा जो कि इस सल्तनत के बादशाह के ताजपोशी के लिए आए हुए थे। मेरी प्यारी सी चुड़ैल बहना, तुम आई हुई हो वही काफ़ी है। अब मैं खुद ही जा रहा हूँ, वरना असल में ये प्यारे से लोग यहाँ आ जाएंगे अपने बादशाह के दीदार करने के लिए। फरदान ने अपनी शाही पोशाक को आईने में तनकीदी नज़रों से देखते हुए कहा, भाई याद है ना क्या कहा था मैंने? आग से
मरियाना ने उसे कुछ याद दिलाते हुए कहा तो उसने मुड़कर पीछे देखा। जहाँ फरिया और मरियाना खड़ी थी तो इसने मरियाना की जानब कदम बढ़ाया और जाकर मरियाना के सामने खड़ा होकर उसे महफूज किन अंदाज में देखने लगा। चुड़ैल बहना, डराना उसे जो तुमसे डरता है, मैं नहीं, समझी मेरी चुड़ैल बहना। उसके गालों को खींचते हुए फरदान ने हंसते हुए कहा और बहन भाई की मोहब्बत को फरिया मुस्कुराते हुए देखने लगी। अब तुम दोनों ये बहन भाई वाला ड्रामा ख़त्म हुआ है तो मैं भी कुछ बोलूं? फरिया ने इन दोनों की जानिब देखते हुए कहा। क्यों नहीं भाभी मोहतरम। मरियाना ने फरिया की जानिब देखते हुए शरारत अंदाज में कहा तो उसने चिढ़कर इसकी जानिब देखा। ये मोहतरम तुमने किसको कहा लड़की? फरिया ने लड़ाका औरतों की तरह हाथ को निचाते हुए कहा तो फरदान ने इसके स्वरूप को बड़ी मोहब्बत से देखा। भाभी मोहतरम आपको और किसको? भाई क्या आपने दूसरी शादी भी रचा ली और मुझे बताया भी नहीं? ये ठीक नहीं किया आपने। मरियाना ने बड़े दुख से फरदान की जानिब देखते हुए कहा। चुड़ैल मैंने सिर्फ एक शादी जिसकी गलती की है और ये गलती बहुत ही ज़बरदस्त थी मेरे लिए। फरिया को अपनी जानिब घूरते हुए पाकर आखिर में इसने सब्र का कहा और उसे पैंतरा बदलते देखकर मरियाना अपनी जब्त से हंसी रोकते हुए फरदान की जानिब देखा जो उसे घूरने में मसरूफ़ था। भाई मैं तो चली। मरियाना ने दरवाजे की जानिब मुड़ते हुए कहा तो फरदान इसकी जानिब बढ़ गया मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो नीचे सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी जहाँ बादशाह के इस्तकबाल के लिए बहुत से लोग खड़े हुए थे।